गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस द पॉलीमर। एक हमारे पास टर्म है पॉलीमर, एक है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पॉलीमर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट। पॉलीमर के अंदर एक ही यूनिट लार्ज टाइम्स रिपीट होती रहती है, उसको कहते हैं हम पॉलीमर। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स इज अ जेंट मॉलिक्यूल विच मे और मे नॉट कंटेन्स रिपीटिंग यूनिट। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर यूनिट तो जेंट होती है, लार्ज होती है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि एक यूनिट का ही रिपीटेशन होगा। वो यूनिट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती है। जैसे पॉलीमर के एग्जाम्पल है इथाइलिन, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक जेंट मॉलिक्यूल्स तो है, एक बड़ा मॉलिक्यूल तो है, लेकिन उसके अंदर एक ही यूनिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा। लेकिन पॉलीमर के अंदर क्या होता है, एक यूनिट का ही रिपीटेशन होता रहता है। ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। सारे पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि सारे पॉलीमर्स क्या, वहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स का। एक मोनोमर यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है लार्ज टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम्स। तो वहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होगा जिसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होगा। अब हम पॉलीमर को स्टडी करते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, और मर मीन्स एक यूनिट का। एक यूनिट का बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीटेशन होना, उसको क्या कहते हैं हम? पॉलीमर्स। पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई मॉलिक्यूलर masses which are composed of many small repeating units joined together in a regular way। एक मोनोमर यूनिट का बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीटेशन होना और एक रेगुलर वे में। The simple molecule from which the repeating structure unit are derived are called the monomer unit, and the process of formation of polymer from its starting a simple unit monomer unit is known as the polymerization। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, अगर हम पॉलीमर को बहुत अच्छे से समझें तो क्या है, हमारे पास एक मोनोमर यूनिट है इथिलीन, CH2 इथाइलिन। अब इस इथाइलिन यूनिट को ही हमने बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। अब इस यूनिट को हमने बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर दिया, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? पॉलीथीन। ये क्या है? हमारे पास पॉलीमर है। ये पॉलीमर किसका है? इथाइलिन यूनिट का। तो ये क्या होगा? पॉलीमर। उसके बाद पॉलीमर्स के कितने टाइप्स होते हैं? एक है होमोपॉलीमर और एक है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? A polymer which is obtained from only one type of monomer molecules, which are obtained from only one types of the monomer molecules is called the homopolymer। जो एक टाइप का ही मोनोमर यूनिट है वो ही रिपीट होती रहेगी, तो वो क्या होंगे? होमोपॉलीमर। पॉलीइथाइलिन, यहाँ पर क्या इथाइलिन यूनिट का ही रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? होमोपॉलीमर। पॉलीप्रोपाइलिन, वहाँ पर प्रोपाइलिन यूनिट का ही रिपीटेशन हो रहा है, वो किसका एग्जाम्पल होगा? होमोपॉलीमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहाँ पर विनाइल क्लोराइड यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? होमोपॉलीमर। एक यूनिट का ही बहुत ज़्यादा टाइम रिपीटेशन मीन्स एक यूनिट, जो मोनोमर यूनिट होगी वहाँ पर सिर्फ वन होगी। एक मोनोमर यूनिट से ही किसी पॉलीमर का
फाउंडेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। उसके बाद है कोपॉलीमर। को हमें पता चल रहा है, को मीन्स टुगेदरनेस। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आएंगे और आपस में कंबाइन होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो किसके एग्जाम्पल होगा, कोपॉलीमर। ए पॉलीमर मेड फ्रॉम 2 or more types of the monomer molecules is called the कोपॉलीमर। जो दो या दो से अधिक मोनोमर्स यूनिट से बनाओ तो वो किसके एग्जाम्पल है, कोपॉलीमर का। नाइलॉन 6 किस किस से मिलकर बना है, एडेपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायामीन। दो यूनिट आपस में कंबाइन हुई और जिस पॉलीमर की इन्होंने फॉर्मेशन की उसको हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। जहाँ पर दो यूनिट होंगी, दो यूनिट आपस में टुगेदर हुई, दो या दो से अधिक यूनिट आपस में टुगेदर हुई और जिस भी पॉलीमर की फाउंडेशन कर रही है, जिस भी पॉलीमर को बना रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि हम यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ेंगे। नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो पॉलीमर्स हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल हैं सेल्यूलोज एंड द स्टार्च, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर which are obtained by chemical modification of natural occurring polymers। कुछ इसमें थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, जैसे रेयोन किससे बनता है, सेलुलोज डाई एसीटेट से। वल्कनाइज रबर, गन कॉटन किससे बनता है, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट से। थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन होता है नेचुरल पॉलीमर में, उसको कहेंगे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाने के लिए हमें प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर, द मोनोमर यूज इन पॉलीमराइजेशन शुड बी हाईएस्ट प्योरिटी। जो मोनोमर हम सिंथेटिक पॉलीमर में यूज़ करेंगे वो हाईएस्ट प्योरिटी का होना चाहिए। सेकेंड, द रिएक्शन कंडीशन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड। और जो भी रिएक्शन कंडीशन हम सिंथेटिक पॉलीमर को बनाने में यूज़ करेंगे वो कंट्रोल्ड कंडीशन में यूज़ करेंगे। और उसके बाद द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सिंथेटिक या सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास होगी एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, सेकेंड हमारे पास है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो, एडिशन एंड चेन ग्रोथ, एक चेन ही रिपीट हो रही है, उसी को हम ऐड कर रहे हैं। द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द एडिशन टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोमर or monomers to form a large polymeric molecules in which the molecular formula of repeating structure unit is same as that of the starting monomers। इसमें जो हमारे पास पॉलीमर है, जिस भी पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी, तो जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में जो हमने मोनोमर्स लिया था वही हमारे पास लास्ट तक हम उसी का रिपीटेशन करते रहेंगे, उसी मोनोमर यूनिट का। उसको कहेंगे हम एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर हमने इथाइलिन मॉलिक्यूल लिया, उसी का मोनोमर्स लास्ट तक हमने यूज़ किया, वही यूनिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। पॉलीप्रोपाइलिन, एक ही मोनोमर यूनिट है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है पॉलीप्रोपाइलिन में।
पॉलीविनाइल क्लोराइड में एक ही हमारे पास मोनोमर यूनिट है, इससे यूनिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल एक ही मोनोमर यूनिट है, इसी मोनोमर यूनिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है वो किस मैकेनिज्म से हो रही है और कैसे हो रही है। इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान से पढ़ना। अभी तक हमने पढ़ा है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स में कौन कौन से पॉलीमर मीन्स कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी जो हम सिंथेटिक पॉलीमर को बनाएंगे। एक हमारे पास है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और सेकेंड है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को लेके चल रहे हैं। देखो, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, एक ही यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है। सिर्फ इतना समझो, एक ही यूनिट का रिपीटेशन मीन्स मोनोमर यूनिट हमारी 1 है और उसी मोनोमर यूनिट से हमारा पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे मोनोमर यूनिट हमारे पास प्रोपाइलिन है, उसी प्रोपाइलिन यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है। मोनोमर यूनिट हमारे पास विनाइल क्लोराइड है, उसी विनाइल क्लोराइड का रिपीटेशन होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। मोनोमर यूनिट हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल है, उसी एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट का रिपीटेशन होकर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। एक ही मोनोमर यूनिट है, उसी मोनोमर यूनिट का रिपीटेशन होकर हमारे पास पॉलीमर बन रहा है। अब कि किस मैकेनिज्म से फॉर्मेशन हो रही होगी, इस पॉलीमर की कैसे फॉर्मेशन हुई होगी, उस मैकेनिज्म को अभी हम स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एंड द विनाइल पॉलीमराइजेशन। इस मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई कैटलिस्ट होगा, और वो कैटलिस्ट कैसा होगा, या तो पर ऑक्साइड होगा या फिर पर एसिड होगा। और जो जनरली हम इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बेंजाइल पर ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, एजो आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल, इनको हम यूज़ करते हैं। जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ये जनरली हमारे पास परऑक्साइड्स होते हैं या फिर पर एसिड्स होते हैं। मोनोमर यूनिट, यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट होगी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। या तो हमारे पास अभी हमने देखा, जो हम देखो विनाइल क्लोराइड CH2CHCl क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। स्टाइरिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। प्रोपाइलिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो जनरली हमारे पास जो मोनोमर यूनिट होगी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। अब हम इसकी मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं। एक तो हमारे पास जो कैटलिस्ट होगा वो पर एसिड या पर ऑक्साइड होगा, और जो हमारे पास मोनोमर यूनिट होगी वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास होगा चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था वो इनिशिएटेड होके और एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हमने बेंजॉइल परऑक्साइड लिया, बेंजॉइल परऑक्साइड से क्या फ्री रेडिकल बना, और जनरली हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। इसको मैंने आर मान लिया, आर फ्री रेडिकल। जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। वो पर ऑक्साइड्स हो सकता है, पर एसिड हो सकता है। आर फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये फ्री रेडिकल जो हमारे मोनोमर यूनिट थे उसके ऊपर अटैक करेगा। ये आर फ्री रेडिकल, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ही फिनाइल फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा। तो RCH2CH, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है Z, तो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी।
चेन की स्टार्टिंग हो गई है। उसके बाद क्या होगा, चेन का प्रोपगेशन होगा। अब ये फ्री रेडिकल की सबसे पहले हमारे पास ये प्राइमरी फ्री रेडिकल था। अब फिर हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, वो और भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो फिर मोनोमर यूनिट पे क्या करता जाएगा, अटैक करता जाएगा। हमारे पास क्या होता जाएगा, चेन का प्रोपगेशन होता है, चेन बढ़ती रहेगी। फ्री रेडिकल बन गए, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई, फिर हमारे पास ये मोनोमर यूनिट है, इस फ्री रेडिकल ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पर फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी। फिर ये वाला फ्री रेडिकल दूसरे मोनोमर यूनिट के ऊपर अटैक करेगा, फिर वहाँ पर फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाएगी, फिर वहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, वो फिर अदर मोनोमर यूनिट के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास चेन का प्रोपगेशन हो जाएगा। चेन जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम्स एन टाइम्स ये यूनिट रिपीट हुई और यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। मीन्स यहाँ पर चेन की लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब चेन को हमें स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर क्या होगा, या तो हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, आर फ्री रेडिकल। जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था वहाँ पर भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी, आर फ्री रेडिकल हमने देखा था, आर फ्री रेडिकल। या तो ये फ्री रेडिकल आके इसके साथ फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना दे और इस चेन को यहीं पे स्टॉप कर दे, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा, मीन्स चेन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। या फिर हमारे पास हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल आए और यहाँ पर आके ये इस H फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप यूज होते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर हम जनरली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, फ्री रेडिकल के थ्रू जाएंगे। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। अभी हमने कहा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होना चाहिए, वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। एल्कीन, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। एक्रेलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्टेरिन, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ये वाले सारे एग्जाम्पल किसके थ्रू प्रोसीड होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू।